जब जागो तब सवेरा। पूरे घर की व्यवस्था का एक अंतिम जायजा लेने के बाद मैं कपड़े बदलने अपने बेडरूम की ओर मुड़ी तो रोहन के कमरे से आती खुसुर फुसुर ने मेरे कान खड़े कर दिए। माया के स्वागत में, रसोई और घर की व्यवस्था में उलझी मैं घर में पति और बेटे की उपस्थिति को भूल ही गई थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। माया वक्त की बहुत पाबंद है। 7 बजे कहा है तो 7 बजे ही आ जाएगी और रुकेगी भी जरा सी देर ही। हाँ भाई, सबको सब मालूम है। तुम्हारी सहेली इतनी बड़ी कंपनी की एमडीजी है। पति सतीश की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि उनका और साथ ही तुरंत रोहन का भी मोबाइल बज उठा था। मैंने वहां से खिसकने में भी भलाई समझी। तैयार होते होते अचानक कुछ ध्यान आया। ओह, अभी बाहर निकलकर पहला काम यही करती हूँ। मैं बेडरूम से बाहर निकली तो पति और बेटे को फिर खुसर फुसर में व्यस्त देखा। खीज उठी। मुझे देखते ही दोनों सावधान की मुद्रा में आ गए। माँ, यह मेरा सीवी और यह मेरे एक खास दोस्त रमन का सीवी। फ़ोन कॉल्स तो और भी बहुत आ रहे हैं, पर मैंने ही इसे समझाया कि कम से कम लोगों की सिफारिशें लगवाओगे तभी खुद का चांस बनेगा। तुम चाहो तो अपने साथ साथ मेरे लिए भी कह सकती हो। अभी तो मेरे रिटायरमेंट में 2 साल बाकी है। सतीश ने अपनी बात रखी। मैं उनकी बातें, उनके इरादे सुनकर भौचक्की सी रह गई थी। यह सब हो क्या रहा है? माया यहाँ इसलिए नहीं आ रही है। वह आ रही है कॉलेज के दिनों की मेरी सबसे खास सहेली होने के नाते। हाँ तो मालूम है, पर उनकी खास सहेली उनसे कुछ खास आग्रह करेगी तो वे मना थोड़े ही करेंगी। पर हम ऐसा आग्रह करें ही क्यों? हमें जो भी करना है, जिंदगी में जो भी बनना है, अपने बलबूते पर बनेंगे, किसी के कृपा पात्र बनकर नहीं। सवेरे से दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा विचारों का ज्वार आखिर शब्द रूप में जुबां से बाहर फूट पड़ा था। मेरे तेवर देख सतीश शायद थोड़ा उखड़ गए थे, इसलिए बिना कोई प्रतिवाद किए अपने कमरे में जाकर लेट गए। लेकिन रोहन ने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। हम अपनी योग्यता का ही प्रतिफल मांग रहे हैं माँ। डिग्री तो हमारे पास है ही, पर आप भी जानती हैं, बिना जान पहचान सिफारिश के आजकल अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। माया खुद कितने संघर्ष और मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंची है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अपने ही कहे शब्दों को मन ही मन दोहराती मैं लॉबी की ओर बढ़ गई थी। मैं खुद हैरत में थी कि क्या वाकई यह सब मेरे अपने मुंह से निकल रहा है या मुझ में माँ की आत्मा घुस गई है। माँ का ख्याल आते ही मुझे ध्यान आया। कपड़े बदलते वक्त जो काम ध्यान आया था वह कहीं फिर से न भूल जाऊं। मैं पूरे मन योग से लॉबी में लगी माँ की तस्वीर साफ करने लगी। माया इस तस्वीर के सम्मुख अवश्य शीश नवाएगी। शीशे में जड़ी तस्वीर से झांकती माँ की आंखें आश्चर्य से मानो मुझे ही निहार रही थी। माँ की तस्वीर हमेशा से ही मेरे लिए मात्र तस्वीर नहीं, अपने मन का आईना रही है। अपने मन के विचार मैं उसमें आसानी से प्रतिबिंबित होते देख सकती हूँ। दोबारा श्रद्धा से माँ की आंखों में झांका तो वे मुझे आशीर्वाद देती प्रतीत हुई। माँ की आंखें तो हमेशा ही ऐसी ममतामयी कशिश से भरी रहती थी। मैं ही नहीं देख समझ पाई, पर माया ने इस कशिश को न केवल बाखूबी समझा, वरन इसका भरपूर लाभ भी अर्जित किया। माया के माता पिता उसके बचपन में ही एक दुर्घटना में चल बसे थे।
मामा ने उसे हॉस्टल में डाल दिया था। स्कूल और फिर कॉलेज तक आते आते वह मेरी अतरंग सहेली बन गई थी। पढ़ाई में हम दोनों ही अच्छी थी, बल्कि मैं उससे बीसी थी। कॉलेज खत्म होते होते हम दोनों को नौकरी मिल गई थी। माँ पिता के प्यार से मरहूम माया को मेरे घर का वातावरण बेहद भाता था और अनाथ जानकर माँ भी उस पर खूब प्यार लुटाती थी। आज सोचती हूँ तो लगता है इंसान को किसी चीज़ की अहमियत तब समझ आती है जब वह उसके पास नहीं रहती। तभी तो माया को माँ और उनकी बातों की अहमियत इतनी जल्दी समझ आ गई थी और मैं अब उनके चले जाने के बाद समझ पाई हूँ। हमें नौकरी करते हुए कुछ ही अरसा हुआ था, पर जैसा कि आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है, युवा हर वक्त नौकरी बदलने की फिराक में रहने लगे हैं। हम भी अपवाद नहीं थे। कई जॉब पोर्टल पर हमने अपनी सीवी डाल रखी थी। एक बहुप्रतिष्ठित कंपनी से हम दोनों को कॉल आया। दोस्तों से बातचीत की तो पता लगा और भी बहुतों को कॉल आया था, पर उन्हें भर्ती बहुत सीमित संख्या में करनी थी। जाहिर था कंपटीशन तगड़ा था। माया सहित हम अधिकांश सहेलियों ने यह कहकर पहले ही हथियार डाल दिए कि 9-10 घंटे की हार तोल नौकरी के बाद अब उस नौकरी के 8-9 राउंड की तैयारी करना हमारे बस की बात नहीं थी। वह एक छुट्टी का दिन था। माया घर आई हुई थी। फोन पर हम सहेलियों के बीच फिर इस जॉब, उसके प्रोफाइल आदि की चर्चा छिड़ गई थी। माँ काफ़ी दिनों से हमारी बातें फ़ोन पर चर्चाएं सुन रही थी। उन्होंने बेहद उत्सुकता से माया से इस बारे में जानकारी लेनी आरंभ कर दी। मैं अक्सर अपनी अरुचि जाहिर कर माँ को ऐसे उत्सुक सवालों पर लगाम लगा देती थी, पर माया का धैर्य असीम था। वह माँ के प्रत्येक उत्सुकता भरे सवाल का संयम से जवाब दे रही थी। मैं ऊब कर अपने कमरे में आ गई और टेबल पर गेम खेलने में व्यस्त हो गई। माया और माँ के बीच क्या वार्तालाप हुई मैं नहीं जानती, न मेरी जानने की रुचि थी। लेकिन उस दिन के बाद माया को अक्सर मोटी मोटी किताबों और इंटरनेट पर उलझा देख मैंने एक दिन उससे पूछ ही लिया था कि वह किसकी तैयारी में लगी है। माया ने बड़ी ही संजीदगी से बताया था कि उसे हर हाल में वह जॉब हासिल करनी है और वह उसी के लिए प्रयत्नरत है। यही नहीं, उसने मुझसे भी इसमें जुड़ जाने का आग्रह किया। लेकिन तुझे यह भूत लगा कैसे? जहाँ तक मुझे ध्यान है हम सहेलियों ने इसमें दिमाग और टाइम खराब न कर दूसरे जॉब्स पर फोकस करने का निर्णय लिया था। हाँ, पर उस दिन की आंटी की समझाइश के बाद मेरी सोच बदल गई। माया गंभीर थी, पर मैं अब भी मजाक के मूड में थी। अच्छा, ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया माँ ने तेरे कानों में? आंटी ने समझाया कि कोई भी लक्ष्य हमसे बड़ा नहीं होता, इसलिए उसे पाने के लिए हमें अपना 100% लगा देना चाहिए। फिर भले ही लक्ष्य हासिल हो ना हो, हमें यह अफसोस तो नहीं रहेगा कि हमने प्रयास नहीं किया, बल्कि ज़्यादा अफसोस होगा कि इतना प्रयास भी किया और रिजल्ट रहा शून्य। जब रिजल्ट पता ही है तो व्यर्थ क्यों पसीना बहाया जाए? क्योंकि हमारे हाथ में पसीना बहाना यानी श्रम करना ही है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। अपना 100% देकर फिर रिजल्ट डेस्टिनी पर छोड़ना संतोष देता है, पर बिना कुछ किए सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ना सिर्फ पछतावा देता है। माँ की ये भारी भरकम ज्ञान की बातें मेरी समझ से परे है। ना मेरे पास जाया करने के लिए इतना दिमाग है और ना ही वक्त। मैंने सिर झटककर एक पल में ही उसकी समझाइश को सिरे से खारिज कर दिया था। जिस तरह मैं उसकी बातों से अप्रभावित रही, उसी तरह वह मेरी बातों से अप्रभावित बनी रही। जोर शोर से तैयारी करती रही। मैं जानती थी वह थोड़े दिनों का भूत है, एक झटका लगते ही उतर जाएगा, पर झटका लगा था मुझे। माया ने साक्षात्कारताओं को प्रभावित करते हुए सारे राउंड्स बड़ी ही आसानी से पार कर लिए थे, जबकि हम में से कोई भी तीसरे राउंड से आगे नहीं जा पाया। माया प्रसाद लेकर माँ का आशीर्वाद लेने आई थी। मेरी ये सफलता ने उसकी और माँ की खुशी को आधा कर दिया था। माया मुझे 2 और कंपनी के इंटरव्यू की तैयारी संबंधी टिप्स देने लगी। मुझे यह सहन नहीं हुआ और मैंने उसे झिड़क दिया। मुझे ऐसे छोटे मोटे इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी पड़ती।
ऐसे इंटरव्यू तो मैं कभी भी कहीं भी दे सकती हूँ। हुमा को मेरा यह बड़बोलापन या आत्मविश्वास अखर गया था। बेटी, जिस तरह किसी भी प्रतिस्पर्धा या लक्ष्य को अपने से बड़ा नहीं आंकना चाहिए, उसी तरह किसी भी प्रतिस्पर्धा या लक्ष्य को बहुत छोटा भी नहीं आंकना चाहिए। मैं तो हमेशा यही सलाह दूंगी कि प्रतिस्पर्धा छोटी या बड़ी, हमारी तैयारियों 100% होनी चाहिए। मेरा उखड़ा हुआ मूड पूरी तरह बिगड़ चुका था। माया मुझे दोस्त कम शत्रु ज़्यादा प्रतीत होने लगी थी। मुझे लगने लगा था वह मुझसे न केवल मेरा आत्मविश्वास वरन मेरी माँ भी छीन रही है। मेरा मन स्थिति से वाकिफ माँ मुझे अकेले में समझाने का प्रयास करती। माया तेरी दुश्मन नहीं, सच्ची दोस्त है। मेरी तरह वह भी तेरा भला ही चाहती है। तेरी उसके प्रति बेरुखी देखकर मेरा दिल दुखता है। फिर भी मैं तुझे और उसे यही सीख दूंगी कि दोस्तों को हर हाल में निभाने का प्रयास करना चाहिए। मुसीबत में सच्चे दोस्त रिश्तेदारों से भी बढ़कर साबित होते हैं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरी अक्ल पर भी उस समय पत्थर पड़ गए थे। माँ की हर सलाह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने में मैं अपनी शान समझने लगी थी। थक हार कर माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। उनके जीर्ण शीर्ण होते शरीर और उससे भी ज़्यादा टूटन की ओर अग्रसर दिल में अब मुझसे लड़ने की ताकत शेष नहीं रही थी। पर उनके दिखाए रास्ते पर चलती माया प्रगति के एक के बाद एक सोपान चढ़ती जा रही थी और आज वह जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है उसे देखकर माँ जीवित होती तो उनका सीना गर्व से फूल उठता। माँ को याद कर मेरी आंखें नम हो उठी थी। मेरी बेरुखी के बावजूद भी माया ने घर आना, माँ से मिलना जुलना नहीं छोड़ा था, क्योंकि माँ की समझाइशों को यदि सच्चे मन से किसी ने अपने जीवन में उतारा था तो वह माया थी। सफलता के शीर्षतम मुकाम पर पहुंच जाने के बावजूद भी घमंड उसे छू तक नहीं पाया था। उसकी सहृदयता और विनम्र स्वभाव ने मेरी अकड़ और अहंकार को चूर चूर कर दिया था। कंपनी ऑफिस में उसकी विजिट को जानते हुए मैं पूरे समय उसके सामने आने से कतराती रही, पर उसकी सूक्ष्म नजरों ने न केवल मुझे पहचान लिया वरन मेरे अंदर के डामाडोल होते आत्मविश्वास को भी भाप लिया। ऑफिस के पूरे स्टाफ के सम्मुख अपनी दोस्ती को उजागर करते हुए एक ही पल में उसने मेरे कद को कई गुना बड़ा कर दिया था। लेकिन तब से मैं मन ही मन खुद को उसके समक्ष बहुत बौना महसूस कर रही थी। लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। पति और बेटे के पास सिफारिशों के फ़ोन कॉल्स की कतार लग गई थी। मैं चाहूँ तो माया से उनकी सिफारिश कर उनकी नज़रों में और ऊंची उठ सकती हूँ, पर तब मैं अपनी नज़रों में और भी ज़्यादा गिर जाऊँगी। आज मैं खुद को माँ की जगह पर खड़ा महसूस कर रही थी। पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि माँ कितनी सही थी और मैं कितनी गलत। मेरी पश्चाताप भरी आंखों माँ की आंखों पर टिक गई थी। अचानक मुझे लगा माँ की तस्वीर मुस्कुराने लगी है और कह रही है, गलतियों से सीखने वाला ही तो इंसान होता है और इंसान जब जाग जाए तब उसकी ज़िंदगी में सवेरा होता है। माया की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो मैं तेजी से दरवाजे की ओर भागी। बाहें उसे सीने में भर लेने को अकुला रही थी। मैं समझ गई मेरी ज़िंदगी में सवेरा हो चुका है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।